के गढ़ में लोकतंत्र की जड़ें काटने की साजिश। इंस्टाग्राम पर चल रही थी जिहाद की क्लास। रील के जरिए रियल जंग की तैयारी कर रहे थे जिहादी। जब टूट पड़ी एटीएस, खुलासे से हिल उठा देश। देश का सबसे सुरक्षित राज्य, जहां से खुद प्रधानमंत्री मोदी आते हैं, उसी गुजरात की धरती के नीचे चुपचाप पनप रहा था एक जहरीला आतंकी बीज। ऐसा बीज जिसे सींचा जा रहा था सोशल मीडिया पर नफरत के जहर से, जिसे खाद मिल रही थी पाकिस्तान से और जिसकी जड़ें फैलती जा रही थी दिल्ली, नोएडा और गुजरात के दिल तक। लेकिन जैसे ही गुजरात एटीएस ने 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया, पूरे देश का दिल ही दहल उठा। दिल्ली का मोहम्मद फाइक, नोएडा का जीशान अली, गुजरात के अरवल्ली का सैफुल्ला कुरैशी और अहमदाबाद का मोहम्मद फरदीन शेख, ये थे वो चेहरे जो भारत में लोकतंत्र को उखाड़ फेंकने की तैयारी कर रहे थे और उनका टूल था इंस्टाग्राम। इन चारों की मुलाकात इंस्टाग्राम पर हुई, जहां जिहाद के बीज बोए जा रहे थे। इनके बीच हुई आम इंस्टा चैट नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान से जुड़े एक अकाउंट के जरिए भारत के खिलाफ एक डिजिटल जंग का प्लान बन रहा था। ये चारों कट्टरपंथी विचारधारा में इतने लिप्त हो चुके थे कि भारत में लोकतंत्र को उखाड़ फेंकने और उसकी जगह शरिया लागू करने का खुला ऐलान कर रहे थे। लेकिन इनके इरादे जब अधूरे रह गए, सपने जब टूट गए, जब एटीएस का डंडा चला और इन्हें धर दबोच लिया गया। एटीएस ने खुफिया इनपुट पर जब जांच शुरू की तो 5 इंस्टाग्राम अकाउंट की निगरानी की गई और यही अकाउंट इस मॉड्यूल की रीढ़ बने हुए थे। इनके कंटेंट में अलकायदा की प्रचार सामग्री, जिहाद वीडियो और असीम उमर जैसे कुख्यात आतंकियों की विचारधारा को फैलाने वाली पोस्ट शामिल थी। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो गुजरात की सड़कों से निकलकर दिल्ली, नोएडा और सीमा पार तक फैली हुई साजिश का पर्दाफाश करती है। अहमदाबाद के फतेहवाड़ी इलाके में जब एटीएस ने रेड मारी तो तलवारें, जिहादी साहित्य और देशद्रोही दस्तावेज मिले। ये वही जगह थी जहां चुपचाप एक डिजिटल जिहाद फैक्ट्री ऑपरेट की जा रही थी। ये चारों युवक भारत के युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए बहका रहे थे। कट्टरपंथी कंटेंट, भड़काऊ वीडियो और ऑपरेशन सिंदूर के विरोध में जिहाद का खुला प्रचार कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर वही सैन्य अभियान था जिसमें पाकिस्तान की हरकतों का मुंह तोड़ जवाब दिया गया था। न सिर्फ आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया था, बल्कि आतंकियों को जहन्नुम तक पहुंचा दिया गया था। और अब बचे कुछ आतंकी उसी का बदला लेने की कोशिश में जुटे हुए हैं। गुजरात एटीएस के पुलिस अधीक्षक सुनील जोशी के मुताबिक चारों आरोपी सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे के संपर्क में आए। जांच में पता चला कि दिल्ली निवासी फाइक एक पाकिस्तानी इंस्टाग्राम के संपर्क में था। भारत में जिहादी गतिविधियों को फैलाने की साजिश रच रहा था, जो पाकिस्तानी इंस्टाग्राम यूजर से भारत में जिहादी गतिविधियों को फैलाने के तरीकों पर चर्चा कर रहा था। अहमदाबाद के फतेहवाड़ी इलाके में फरदीन शेख के घर पर छापेमारी में एटीएस को तलवार और AQIS का साहित्य मिला। AQIS सामग्री पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में भारत के खिलाफ जिहाद को भड़काने का काम कर रही थी। ये अलकायदा मॉड्यूल ऑपरेशन सिंदूर के बदले में भारत में जिहाद भड़काने में जुटा था। यानी इन जिहादियों का मकसद न सिर्फ हिंसा भड़काना था, बल्कि देश की अखंडता, संप्रभुता और लोकतंत्र की जड़ों को हिलाना भी था। इनकी रणनीति साफ थी, धार्मिक उन्माद के नाम पर युवाओं को भड़काओ और उन्हें हथियारों और नफरत की आग में झोंको और भारत के भीतर एक खिलाफत की नींव रख दो। खैर, अब जिहादियों का हिसाब किताब शुरू हो चुका है। पकड़े गए चारों संदिग्धों पर UAPA और भारतीय न्याय संहिता की आतंकवाद से जुड़ी धाराएं लगाई गई हैं। BNS की धारा 113 आतंकी कृत्य, 152 भारत की सुरक्षा को खतरे में डालना, 196 विभिन्न समूहों में दुश्मनी को बढ़ावा देना जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। अब जांच और आगे बढ़ाई जा रही है। पता ये भी लगाया जा रहा है कि आतंक का ये मकड़जाल सिर्फ यहीं तक फैला था या फिर इनके साथ जुड़े और भी संदिग्ध बिल में छुपे बैठे हैं। जांच तेजी से चल रही है, जल्द और बड़ा खुलासा होने की उम्मीद भी लग रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि इस कहानी के पीछे मेन मास्टरमाइंड आखिर कौन है? पाकिस्तान से यहाँ किसको भारत को दहलाने की मेन जिम्मेदारी दी गई है? क्या इनकी फंडिंग बाहर से आ रही थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या देश में ऐसे और भी मॉड्यूल सक्रिय हैं? वहीं अब गुजरात एटीएस ने इन संदिग्धों को जब धर दबोचा तो परिवार वालों ने अपराधियों से ही पल्ला झाड़ लिया। सैफुल्ला नाम के आरोपी के भाई का कहना है, कब से वो ये अपराध कर रहा था, कहाँ आता था, कहाँ जाता था, मोबाइल पर क्या करता था, किसी को मालूम नहीं। हमको कुछ नहीं पता वो फोन पे क्या करता था क्या नहीं। वो सुबह 9 बजे
जाता था जॉब पे और वहाँ से शाम को 8 बजे आ जाता था और फिर फ़ोन लेके खा के फ़ोन लेके बैठता था। बस दूसरा और कुछ पता नहीं हमको कि वो फ़ोन पे क्या करता था, क्या नहीं, किससे बात करता था, किसके साथ उसका संपर्क था, उससे कोई मिलने नहीं आता था। बस एटीएस वाले लेके क्या कहोगे? क्या करेंगे, कुछ नहीं और क्या। और कितने स्टडी कितना किया है, कहाँ स्टडी कर रहा था? नहीं किया, स्टडी उसने नहीं किया। वो नौ 9वीं की परीक्षा भी नहीं दी उसने भी। करते ही रहते थे। हाँ, नहीं वो जॉब करता था, कहाँ जॉब करते गजाली फर्नीचर, गजाली एंटरप्राइज में जॉब करता था वो। वो कल सुबह उसको 9:30 बजे पुलिस ले गई, फिर हमको 10:30 बजे मालूम पड़ा। लेकिन पता कब चला, एग्जैक्टली पता हमको शाम को 7:45 को पता चला कि उसको एटीएस वाले ले गए, गुजरात एटीएस वाले उसे ले गए। फिर मेरे को फोन भी आया उनका, उन्होंने बोला कि ऐसी ऐसी मैटर थी, इसलिए हमने उसको पूछताछ के लिए उठाया है। खैर, परिवार को जानकारी थी या नहीं, परिवार के लोग भी क्या इसमें शामिल थे या नहीं, सारी परतें खुलवाने के लिए एजेंसी ने सख्ती दिखा दी है। लेकिन जरा गौर कीजिए, 2023 उस दौरान भी अहमदाबाद से 4 बांग्लादेशी आतंकियों को अलकायदा मॉड्यूल से संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। क्या ये एक ही बड़ी साजिश की कड़ियां हैं? क्या ये सिर्फ एक मॉड्यूल है या भारत में ऐसे और भी स्लीपर सेल मौजूद हैं? ये गिरफ्तारी सिर्फ एक शुरुआत है, एक संकेत है कि देश के अंदर से ही देश को तोड़ने की कोशिश जारी है। लेकिन गुजरात एटीएस ने यह साबित कर दिया कि भारत की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और ऐसे हर नापाक मंसूबों को कुचलने के लिए तैयार भी हैं। बड़ी टीम का निर्माण किया गया जिसमें डीवाईएसपी हर्ष उपाध्याय, एसएल चौधरी, पीआई निखिल ब्रह्मभट्ट, जेएन चावड़ा, पीबी देसाई, बीएच कोराट, एएस चावड़ा, वाईएस गुजर, सब इंस्पेक्टर एमएन पटेल, बीडी वाघेला, एसआर चावड़ा, आरआर राठौड़, बीजे पटेल, एआर चौधरी, एपी परमार और साथ में लगभग 25 पुलिस कांस्टेबल के साथ में 4 डिफरेंट टीम्स बनाई गई। ये टीम्स अहमदाबाद, मोडासा, दिल्ली और नोएडा गई क्योंकि ये एक अंतर्राज्यीय ऑपरेशन था। इसमें सेंट्रल एजेंसियों का कोऑर्डिनेशन में बहुत महत्व का योगदान रहा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, लोकल दिल्ली पुलिस, यूपी एटीएस, नोएडा पुलिस तथा गुजरात एटीएस की टीम ने मिलकर इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक संपन्न किया। ऑपरेशन के अंत में जो चारों सस्पेक्टेड आरोपी है इनको हम पकड़ पाए हैं। इनके फोन के आधार पर हमने काफी सारा डेटा प्राइमा फेसी चेक किया जिसमें अलकायदा के काफी सारा कंटेंट ये लोग पूरे भारत में प्रचार प्रसार कर रहे थे। इन लोगों के इंस्टा अकाउंट से हमें ये भी जानने में मिला और कुछ इसमें सीजर भी हुआ है, जैसे कि फरदीन के पास से एक तलवार सीज की गई है, अलकायदा का मटेरियल उसके पास से सीज हुआ है। साथ ही साथ ये लोग जो थे ये इंस्टा के ऊपर अलग अलग ग्रुप्स बना करके क्लोजली अपनी जो टेररिस्ट आइडियोलॉजी है उसका प्रचार प्रसार करते थे। डेमोक्रेसी भारत में ना हो, शरीयत लागू हो, इसके लिए इन लोगों के द्वारा बहुत सारा कंटेंट क्रिएट किया जाता था और सर्कुलेट किया जाता था। खास करके जो मोहम्मद फैक है वो कुछ पाकिस्तानी इंस्टाग्राम अकाउंट्स के साथ भी कांटेक्ट में था। जो पाकिस्तानी इंस्टाग्राम अकाउंट्स जो है इसको जिहादी एक्टिविटीज के लिए मटेरियल प्रोवाइड करते थे और ये बहुत सारी एक्यूएस की एक्टिविटीज के लिए दोनों मिलकर के आगे की प्लान कर रहे थे। इस केस में हमने जो केस रजिस्टर किया है वो यूएपी के सेक्शन 13, 18, 38, 39 तथा बीएनएस के सेक्शन 113, 152, 196 और 68 इन सेक्शंस के अंडर में ये एफआईआर रजिस्टर की गई है। जो आरोपी है सैफुल्ला और फरदीन, इनको आज कोर्ट में प्रोडक्शन किया गया। 14 दिन की इनकी रिमांड मंजूर हुई है और जो रिमेनिंग 2 आरोपी हैं उनको भी कल कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इनके पास से जो फरदीन के पास से हमें जो दस्तावेज रिकवर हुए हैं, साथ ही साथ इन्होंने जो उस टाइम पर पर्टिकुलरली पोस्ट की है उसमें ऑपरेशन सिंदूर पे भारत सरकार विरोधी, प्रो पाकिस्तानी और धार्मिक आधार पर हिंसा फैले इस तरह का कंटेंट रखे, इस तरह के इन्होंने चीजें पोस्ट की है और इनके पास में रिकवरी मिली है। इन लोगों को क्या कोई टास्क दिया जाना था आगामी 1 महीने के अंदर? कुछ बड़ा प्लानिंग चल रही थी, कुछ फिराक में थे ये लोग चारों? देखिए, अभी क्योंकि जो मोहम्मद फैक है वो 2 पाकिस्तानी इंस्टाग्राम अकाउंट्स के साथ में कांटेक्ट में था। इन लोगों की प्राइमा फेसी हमने
इनका डिटेन करके इनके जो फोन है, इनके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, वो सब सीजर करके एफएसएल भेजा है, जहां से हमारे पास इनकी वर्किंग कॉपीज आएगी। इनका इंस्टाग्राम आर्काइव जो है वो आएगा। ऑल्दो अभी हमारे पास में जितनी डिटेल्स आई है उसके अंदर यही है कि ये लोग रेडिकल कंटेंट बहुत ज्यादा तैयार करते थे। पाकिस्तानी जो इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं उनके साथ में ये कंटेंट शेयर करते थे, उनसे कंटेंट लेते थे और भारतीय उसमें फैलाते थे।